वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वह है राजनीतिक व्यवस्था और समाज। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी वह पशुपालन पर टिका हुआ था। जो जीवन का निर्वाह जो था, जिस प्रकार से उस समय जो मनुष्य है अपनी जीवन का निर्वाह करते थे, वो टोटली पशुपालन पर निर्भर था। अब ये दौर अब ऐसा आया जिसमें कि कृषि और पशुपालन दोनों पर ही जो जीवन का जो निर्वाह था वह टिक चुका था। मतलब ये ऐसा दौर था जिसमें कृषि के कार्य अब मनुष्य करने लगे थे, एक जगह पर टिक करके अपनी खेती बाड़ी करने लगे थे। और जहाँ पे खेती बाड़ी शुरू की गई थी तो खेतों की देखभाल के लिए, फसलों की देखभाल के लिए वहाँ पे आसपास जो है बस्तियाँ बसा करके लोग रहने लगे। और फिर वहाँ पे जो पशुपालन वो पहले से कर रहे थे तो वहाँ पर वो पशुपालन भी जारी रहा। तो ये जो काल जो था जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों जीवन निर्वाह का आधार थी, तो इसे संक्रमण काल कहा गया है। ठीक है, ये जो अर्थव्यवस्था जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका संक्रमण काल कहा गया उत्तर वैदिक समाज में। इसमें और भी कुछ बदलाव हुए थे, जैसे कि अब जो मुखिया जो था, मुखिया की जो प्रकृति थी उसमें परिवर्तन हुआ। पहले जो समाज था वो कबीलाई समाज हुआ करता था, बाद में ये एक क्षेत्रीय पहचान लेकर के एक जगह बस गए कबीले। ठीक है, और उनका जो मुखिया था उनकी भी प्रकृति में हम आगे देखेंगे क्या परिवर्तन हुए। इसके अलावा पहले जो समाज जो था वैदिक काल में वह काफ़ी हद तक समानता पर जो प्रारंभिक वैदिक काल में जब कबीलाई जो संबंध हुआ करते थे, ठीक है, तो उसमें उनके बीच में समानतावादी सोच था। मतलब कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई नहीं हुआ करता था। लेकिन अब जो उत्तर वैदिक काल में जो समाज था उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुके थे। अब इसमें प्रभुत्व वर्ग का, जैसे कि क्षत्रिय वर्ग हो गए, पुरोहित वर्ग हो गए, ठीक है, ये अब एक समाज में अपना एक प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। इसके अलावा जो प्रोफेशन यानी कि जो कार्य पर आधारित जो व्यवस्था थी, उस प्रोफेशन के आधार पर भी काफ़ी कुछ जो है ऊंच नीच समाज में सोच जो थी वो व्याप्त हो चुका था। मतलब कहने का मतलब कि अब सोनार जो है उसको अच्छे नज़र से देखा जाता था, और लोहार की अब उतनी जो है इज्जत नहीं रह गया था, क्योंकि सोनार जो है वह धनी हो गया था और जो लोहार जो है वह जो है एक तरह से उतना धनी नहीं था। तो हालांकि ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पे उस समय जो है इतना मतलब अभी तो जो लोहे का जो प्रयोग भी उस समय इतना नहीं होता था। ठीक है, लोहे का जो प्रयोग था इस काल में केवल हथियार बनाने में ही ज़्यादातर उपयोग होता था, और छोटे मोटे जो है हंसिया वगैरह जो है कृषि के जो उपकरण है उतने तक ही सीमित था। अभी ज़्यादा पैमाने पर इसका उपयोग नहीं हुआ था। तो ये हमने देखा। इसके अलावा जो है राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, तो पहले जो जन जो था, ठीक है, जन शब्द का प्रयोग कबीले के लिए किया जाता था, जनता के लिए किया जाता था। बाद में
अब जनपद शब्द का उपयोग किया जाने लगा, ये धारणा उत्पन्न हुई। ठीक है, जनपद उसे कहा जाता था जहां पर कबीला बस गया हो। ठीक है, पहले जो कबीले थे एक जगह फिक्स नहीं हुआ करते थे, कुछ समय के लिए ठहरते थे फिर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन जब एक कबीला एक जगह पर बस गया, वो बस्तियां बस गई, तो उसे जनपद कहा गया। ठीक है, हालांकि वैदिक साहित्य में राष्ट्र शब्द का भी उपयोग हुआ है, लेकिन राष्ट्र का उस अर्थ में इसका परिभाषित नहीं किया गया था जिसका हम इससे ये निकाल सके कि ये राज्य के बारे में बात हो रही हो। ठीक है, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो उसकी एक स्पष्ट परिभाषा है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग तो हुआ था, लेकिन इसकी वो परिभाषा नहीं थी जो मतलब मूलतः हम समझते हैं। इसके अलावा जो कई जनपदों को मिला करके महाजनपद बनते थे। ठीक है, ये इतना याद रखिए। इसके अलावा इसमें और भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि पंचाल देश का, और जो है पुरु एक कबीला था, एक पंचाल कबीला था। ये गंगा जमुना यमुना के दोआब में इनका जो है ऊपरी भूभाग पर इनका अधिकार हुआ करता था। दोनों कबीले मिल करके एक महाजनपद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतना याद रखिए कि जो दो जनपद मिलकर के एक महाजनपद बनाते हैं। ठीक है, बड़ा गठन, बड़ा भूभाग उनके क्षेत्र में आ जाता है। अच्छा, जो कबीले का जो पहले मुखिया होता था, अब जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया कि पहले क्या होता था, जब पशुपालन पर जीवन निर्वाह व्यवस्थित था। ठीक है, तब कबीले क्या करते थे, पशुओं की लूटपाट करते थे, पशुओं का जो है रक्षण किया जाता था। लेकिन अब जो है ये चीज़ें, अब इसमें बदलाव आ गया। अब जो रक्षा का जो सिद्धांत था वो, अब राजा जो है, राजा अब केवल पशुओं की रक्षा नहीं करता था, वो अपने भूभाग, अपने राज्य, अपने बस्ती के पूरा जो है उसकी रक्षा करता था। अब जो लड़ाइयाँ होती थी पशुओं को लेकर के नहीं होती थी, बल्कि ज़मीन को लेकर के अब लड़ाइयाँ होने लगा था। ठीक है, और क्षत्रिय शब्द का उपयोग किया गया है। तो क्षत्रिय शब्द जो है साहित्यिक अर्थ में इसका जो अर्थ होता है, साहित्यिक अर्थ इसका है कि राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना क्षत्रिय, ये साहित्यिक शब्द है, इसका जो है साहित्यिक अर्थ है। और इतना ही ध्यान रखिए कि जो राजा, जो क्षत्रिय जो है, राजन्य जो है वो उच्च वंशीय परंपरा का पात्र समझा जाने लगा। इसी तरह जो पुरोहित जो है, पुरोहित का मतलब समझते हैं ना आप, पुरोहित का मतलब है कि वो वर्ग जो अनुष्ठान वगैरह करते थे। ठीक है, ब्राह्मण कह सकते हैं आप, ब्राह्मण वर्ग। ठीक है, तो उनका भी प्रभुत्व समाज में बढ़ गया था और क्षत्रिय वर्ग का भी प्रभुत्व समाज में बढ़ गया था। इसके अलावा समाज में सभाएं आयोजित की जाने लगी थी। पहले समिति आयोजित की जाती थी, अब सभाएं जो है अधिक शक्तिशाली हो गई थी। समिति की अपेक्षा सभाएं जो है अधिक शक्तिशाली हो गई थी, और सभा जो है राजा को उसके कर्तव्यों का पालन करने में सहायता करती थी। और इसके अलावा जो राजा का जो चुनाव होता था उसमें केवल क्षत्रिय वर्ग के ही मध्य में चुनाव होता था। ठीक है, और किसी वर्ग के लोग को राजा नहीं चुना जाता था, मतलब चुनाव का अधिकार ही उसको प्राप्त नहीं था। इसके अलावा जो राजा की जो वैधता है, मतलब कि जो राजा है, ठीक है, बाद के समय में जो पैतृक अधिकार, यानी पिता का सबसे जो बड़ा बेटा है वही जो है राजा बनेगा। ठीक है, ये सब सिद्धांत पहले शुरू में नहीं थे। तो इसलिए जो अपने आप को साबित करना पड़ता था राजकुमारों को, और उसके लिए जनता के बीच में अपनी आम सहमति, मतलब अपना जो स्टेटस है वो स्थापित करना पड़ता था। ठीक है, अपना प्रभाव जमाना होता था प्रजा में। और इसके लिए वो क्या करते थे, राजसूय यज्ञ जो हो गया, अश्वमेघ, वाजपेयी, ऐसे जो अनुष्ठान जो होते थे वे करवाते थे। ठीक है, ताकि जब राज तिलक का समय आए तो उसमें जो है उनका जो है कि उनके इस बिना पर उन्हें चुन लिया जाए कि वह सर्वश्रेष्ठ है बाकी राजकुमारों में। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ें जो है उस समय देखा जा रहा था इस समाज में। थैंक यू वेरी मच।